सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम शिवम राउत और मैं फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि नीट का जो मॉक टेस्ट पेपर होता है उसको एनालिसिस किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि देखो, ये जो चीज़ है, ये दिस सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपका रैंक ऑलरेडी लास्ट में डिसाइड करने वाली है। क्योंकि अभी तक आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अभी समय आता है रिवीजन करने का और मॉक टेस्ट देने का। रिवीजन कर रहे हो और मॉक टेस्ट दे भी रहे हो तो उसको अगर एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत पानी में जाएगी, छपाक जैसे। तो ये जान लो, ठीक है। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये नीट 2024 आने वाला है। 5 मई को आपका एग्ज़ाम है, कुछ ही दिन बचे हैं, समझो 50 दिन भी नहीं बचे हैं एग्ज़ाम आने के लिए। और अभी के समय में आपको बहुत अच्छे से नीट का ये टेस्ट पेपर है एनालिसिस करते आना चाहिए, ताकि आप लास्ट में पता कर सको कि आपका लेवल क्या है, आप अभी भी कितने पानी में हो, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और बाकी सब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आता है। क्यों अपना मॉक टेस्ट एनालाइज करना चाहिए? क्योंकि देखो, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मार्क बढ़ नहीं रहे हैं, हम टेस्ट दे रहे हैं, पढ़ रहे, फिर मार्क नहीं बढ़ रहे, या फिर सिली मिस्टेक हो रही है। एक ही सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसमें हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये OMR कब फिल करना चाहिए, और अगर हम मतलब सॉल्व करते करते ही बीच में अटक गए तो क्या अपना मतलब उस समय क्या होना चाहिए अपना अप्रोच। ये सब बातें कब समझ में आती है? जब हम धीरे धीरे मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, तो ये खुद के एक्सपीरियंस से समझ में आती है। तो मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। अब देखो भैया, 2 टाइप के बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते तो है, लेकिन उनमें से एक बंदा है मॉक टेस्ट देता है, दूसरा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको लगता है मेरे को डर लग रहा है, मैं दूंगा कम मार्क आएंगे, फिर वो अपना मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। ये सब फालतू बातें हैं, बिल्कुल एक्सक्यूजेस है। मॉक टेस्ट देना 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 ही चाहिए। ये रूल नंबर 47 है नीट 2024 का। मॉक टेस्ट तुमको देना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक बार टेस्ट दे दिया तुमने, फिर कुछ लोग उसमें से एनालिसिस करेंगे, कुछ लोग एनालिसिस नहीं करेंगे। अगर तुम एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद होने वाली है, बर्बाद हो चुकी है। कोई मतलब ही नहीं रहा तुम्हारा टेस्ट देने का, ठीक है। तुमको जितने मार्क आ रहे टेस्ट में वो तो आएंगे ही, लेकिन तुम मार्क बढ़ा नहीं पाओगे, ये बात समझ लो। इसलिए एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, तुम एनालाइज कब कर पाओगे? पहले तुम उसके लिए तुमको समझना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट देते कैसा है, ठीक है। तो रूल नंबर 42 है नीट प्रिपरेशन का, कि किसी भी पेपर को एक राउंड में, मतलब 1 गो में सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये रूल याद रखो। मतलब ऐसा नहीं कि तुम जो बैठ गए तो बस 3 घंटे तक अपना टाइम लगा दिया और बस एक ही बार में पेपर सॉल्व करके ही उठेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुमको एक बार में पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। थोड़ा सा पहले जाओ, नहीं समझा तो उसको छोड़ दो। ये मैं सब आगे बताने वाला हूँ। तो किस तरह से करना है आपको? ये जो पेपर है ये 3 राउंड में सॉल्व करना है, ये बात समझ लो। क्यों? ये मैं आगे बताने वाला हूँ कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो 3 राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना है। कैसे? अब देखो, फर्स्ट राउंड जो आपका होगा, फर्स्ट राउंड, अब ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी और आगे फाइनल अपना जो पेपर है नीट का, जो फाइनल पेपर होगा, उसकी स्ट्रैटेजी आपको डिवाइस करने के लिए काम आने वाला है। ये चीज़ इसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी वहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में ये दिमाग में रखो, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्वेश्चन आपको इतने, मतलब चुटकियों में आ रहा है। मैं पानी पी लेता हूँ, सॉरी। तो फर्स्ट राउंड में आपको ऐसा सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पूरे, मतलब समझो बायो सॉल्व करने तुम बैठे हो तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना जो तुमको 100% आ रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, जिसमें थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, बिल्कुल उसको उस पर ध्यान नहीं देना है। जो जम रहा है, हाँ चलो इसको सॉल्व किए, आगे बढ़ गए। जो जम रहा है सॉल्व नहीं, जो नहीं जम रहा है उसको छोड़ दो, जो जम रहा है उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ये अप्रोच होना चाहिए। अब
आपको इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसकी ना मार्किंग अलग अलग करनी है तीनों राउंड की। किस तरह से, जब समझो फर्स्ट राउंड है, अभी ये देखो मैं तुमको लिख के बता देता हूँ। हाँ, तो देखो ये पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ये समझो इसके ये क्वेश्चन हो गया अपना और ये हो गए उसके ऑप्शन। ठीक है, अब तो इसमें सॉल्व करने का मेरा क्या तरीका होता था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो समझो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर ये तुमको ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको 100% आ रहा है, तो इसमें तुम क्या टिक करोगे कि पहले का आंसर तुम लोग टिक करोगे कि इसका आंसर समझो डी है, तुमको 100% आ रहा है। तो मैं किया करता था, इसमें एक सिंपल राइट कर देता था। ठीक है, ऐसे छोटा सा, इतना बड़ा भी नहीं करता था, एकदम छोटा सा राइट कर देता था। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया। अब दूसरे में भी समझो तुमको टू, लेकिन अगर तुमको तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तीसरे में थोड़ा सा डाउट जा रहा है, तो वो क्वेश्चन हमको अगले राउंड्स के लिए छोड़ देना है, अपने को 3 राउंड में सॉल्व करना है। फिर चौथा क्वेश्चन है, अगर उसको आ रहा है तो सॉल्व करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। पांचवा क्वेश्चन आ रहा है तो सॉल्व करो, छोटा सा टिक कर दो। ये आपकी मार्किंग इंपॉर्टेंट है आगे एनालिसिस करने में, कि किस टाइप की मार्किंग को आपको क्या सोच के एनालिसिस करना है, ये आगे बताऊंगा मैं। तो ये पहला राउंड हो गया। अब ये भी ध्यान रखो कि पहले राउंड में आपके बायोलॉजी के 70 से 75 क्वेश्चन बन जाना चाहिए, केमिस्ट्री के भी 30 आइडियली बन जाने चाहिए, फिजिक्स के भी 30 तक आइडियली बन जाने चाहिए। ये आइडियल चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट राउंड में आपको वही जो 100% कॉन्फिडेंट है, जिसमें आपको कोई मतलब बहुत कम स्ट्रेस देना है, दिमाग को कुछ रिकॉल नहीं करना है, वो चुटकियों में तुमको बस फ्लो हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है वो। ठीक है, अब रही बात सेकेंड राउंड की, तो तुम पूरा पेपर ऐसा सॉल्व करते हुए जाओगे, लास्ट तक हो गया, पूरे 180 क्वेश्चन तक चले गए तुम लोग। उसके बाद सेकेंड राउंड आता है। सेकेंड राउंड वो होता है जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या थोड़ा सा टाइम लग रहा है सोचने में। ये इसमें सभी कैटेगरीज आ गई, तुमको या तो टाइम लग रहा है या फिर कन्फ्यूज़ हो कि ये है और ये सब। ये देखो, इनमें से कोई भी कारण हो, ये तुमसे एक बार में नहीं बने, इसका एक ही मतलब है कि वो तुमको 100% नहीं आता, तुमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ने में अलगर्जीपना की हो, या फिर तुमसे छूट गया पढ़ने में। और इसका कोई कारण नहीं है कि वो सिली मिस्टेक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती भाई, तुमको नहीं आता तो नहीं बना, दैट्स ऑल। सिली मिस्टेक ये एक बहाना हो गया, ये एक मतलब सिंपैथी देने के लिए बात हो जाती है बच्चों को कि यह तेरी सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है तू कॉन्फिडेंट बनाए रख। ठीक है, सिली मिस्टेक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तुमको नहीं आता, तुमसे नहीं बना, दैट्स ऑल। अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दो, हाँ कि भाई हाँ सिली मिस्टेक, अबे नहीं बना, दैट्स ऑल। तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमको नहीं आता, कोई सिली मिस्टेक नहीं होती। तो सेकेंड राउंड जो होता है वो ऐसे चीज़ के लिए रखना, ऐसे मतलब सेकेंड राउंड में ऐसे आपको क्वेश्चन में बनाना है कि समझो ये इसमें से अगर थर्ड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन तुम सेकेंड राउंड में सॉल्व कर रहे हो और वो तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो उसमें, तो वो मतलब वो क्वेश्चन आप आ गया सेकेंड राउंड में, आपको सॉल्व करना है वो। अब तुमको इसको मार्क करना है, तो तुमको मतलब कुछ भी इसको मार्क कर सकते हो, आपको जिस तरह से मार्क करना है, कोई गोला करना है तो गोला करो, या रॉन्ग करना है या फिर रॉन्ग मत करना, मतलब जिस तरह से आपको उसकी मार्किंग करनी है। अपने तुम्हारा जो नाम है, क्या नाम है, जो भी नाम का इनिशियल आता है, समझो मेरा एस है तो यहाँ पे एस कर दो सामने छोटा सा, जिस तरह से भी आपको करना है। ठीक है, और इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, ये सेकेंड राउंड में आ गया। अब थर्ड राउंड की जो बात है, थर्ड राउंड में आपको, अब सेकेंड राउंड सॉल्व करते करते ना आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 मिनट बचने वाले, उससे ज़्यादा टाइम नहीं बचने वाला है, आइडियली बता रहा हूँ। वैसे तो लोगों को 3 घंटे का टाइम कम पड़ जाता है, पर आपको इतना टाइम फिर भी बचेगा। थर्ड राउंड कुछ विशेष नहीं है। थर्ड राउंड इस प्रकार है कि आप उसमें अपना सर पटक लो, फिर भी वो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ये है आपका थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चन आपको वो नहीं बनने वाले, अपने को पता है नहीं बनने वाला है, क्योंकि 2 बार में तुमको देख के नहीं बने तो थर्ड राउंड में कोई बनने से रहे। थर्ड राउंड के लिए करना ये है कि आपको 3 घंटे है, तुम लोग वहाँ से उठ नहीं सकते एग्जाम हॉल से, तुम दिमाग लगाने की कोशिश करो, थोड़ा सा स्ट्रेस दो दिमाग को कि भाई क्या है, रिकॉल करने की कोशिश करो। थर्ड राउंड ऐसा समझ लो कि तुम अपना कुछ भी कर लो, वो तुमसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को थर्ड राउंड के लिए मार्क कर देना। थर्ड राउंड के लिए बिल्कुल आप वो जो अपना क्वेश्चन नंबर है उसको ही तुम ऐसा सर्कल कर रहे हो, या क्वेश्चन के आगे क्रॉस कर रहे हो, या कोई भी ऐसा राइट कर रहे हो,
ये आपको थर्ड राउंड के लिए आपको अलग मार्किंग रखनी है। तो ये हो गया भैया आपका पूरा, ठीक है। अब इसके बाद आपने मॉक टेस्ट तो दे दिए, अब आप उसको एनालिसिस कैसे करना है वो समझ लो। अब देखो, ये तुमने इतना सॉल्व किए हो, इसके बाद जो होता है ना कि एनालिसिस कैसे करना है, लास्ट में मार्क आ गए, अपने को सारे क्वेश्चन के आंसर पता चल गए। एनालिसिस इस तरह से करना कि जो आपके सही बने हैं एक बार वो भी देख लेना कि वो सच में सही बना है या आपका तुक्का लग गया है। ये चीज़ जो है ये आपको भयंकर डायलिमा में, मतलब बहुत बड़ा आपके साथ धोखा है, खुद के साथ धोखा हो जाता है कि क्या अपने को लगता है हम अपना सही है, लेकिन हो सकता है तुक्का लगा के सही हो गया हो। अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में वो चीज़ तुमको याद नहीं आने वाला है। पेपर में तुम तुक्का सही लगा पाओगे उस चीज़ की, वो कोई गारंटी नहीं है। तो फिर भी एक बार खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरे क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन सही हुआ जो अपना पहले राउंड का है, अगर वो सही हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर पहले राउंड का ही क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ये है मतलब सोचने वाली बात है कि तुमको जहाँ लग रहा था कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुमको वहाँ पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। देखो, गलत जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसको तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, उसके लिए कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। ये पूरा आपको मतलब फर्स्ट राउंड के सारे क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अब जो सेकेंड राउंड के जो थे, जिसमें आपको लगा कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको डर लग रहा है, या फिर आपको सिली मिस्टेक होने के चांसेस है, ये सब जो भी है, इसका एक ही मतलब होता है कि आपकी उसमें थोड़ी सी पढ़ाई कमज़ोर है, आपको उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे सारे क्वेश्चंस को या तो आप मिस्टेक बुक में लिखो या अलग मार्क करो या दीवार पे चिपकाओ, आपकी मर्ज़ी, लेकिन उन क्वेश्चन को तब तक मत छोड़ो जब तक आपसे वो पूरे तरह से आपके जहन में नहीं उतर जाते। और मैं एक एडवाइस ये भी दूंगा कि वो एनालिसिस करने के बाद 1 हफ्ते के टाइम के बाद उन क्वेश्चंस को उस मिस्टेक बुक से फिर से पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। और रही बात जो थर्ड राउंड के जो क्वेश्चन थे, जो आपको मतलब उसकी ABCD भी नहीं पता थी या बहुत दूर दूर तक वो नहीं बन रहे थे, ऐसे क्वेश्चन को तो घोल के पी जाना। जब तक उसको पूरा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, उसकी ईच एंड एवरी थियरी पूरी पढ़ना ज़रूरी है, जब तक आपसे वो 100% आपको समझ में नहीं आ जाते। तो गाइज ये एक तरीका होना चाहिए एनालिसिस करने का। सबसे पहले एनालिसिस कब कर पाओगे, जब आप मॉक टेस्ट अच्छे से दोगे। मॉक टेस्ट को अच्छे से दो, समझो, मतलब पूरी अच्छे से मार्किंग करो और उस पर्टिकुलर मार्किंग का आपको एनालिसिस करना है। और हाँ, इसमें ऐसा मत कर देना कि बहुत रंग की मार्किंग कर रहे हो, ये इसके लिए। सिंपल रखो, सॉर्टेड रखो। 3 टाइप की मार्किंग काफ़ी होती है, इतना ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बना मतलब नहीं बना। खुद को कभी ये मत बोलना कि मेरे से सिली मिस्टेक हुई या ये भाई मेरे से नहीं बना। मतलब खुद को ना सिंपैथी मत दो। सिंपैथी लेने से तुम कमज़ोर ही होने वाले हो, ठीक है। तो खुद को सिंपैथी नहीं देना, और बिल्कुल ये नहीं बना तो नहीं बना, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब रही बात, छोटी सी बात बता दे रहा हूँ कि हाउ टू फिल OMR शीट। देखो यार, मुझे लगता है इसमें हर किसी का, अभी तक मैंने जितना देखा, तुम ऐसा बोलोगे कि ये चीज़ उसके लिए काम करती थी, मेरे लिए काम करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब टेस्ट देना शुरू करोगे, आपको खुद ही समझ जाएगा कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है OMR फिल करने का। किसी किसी का क्या होता है, पूरा बायोलॉजी सॉल्व करेंगे उसके बाद OMR फिल करेंगे। मेरा ऐसा होता था कि मैं पर्टिकुलर पेज पे जितने क्वेश्चन हैं वो पूरे सॉल्व करके उतने पेज के OMR मतलब बबल कर लेता था। ये मेरा तरीका होता था। किसी किसी का क्या होता है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करो उसका भरो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो उसका। आप पे डिपेंड करता है, आपको जो सही लगे, आपको जिसमें परफेक्शन आ रहा होगा वो। मैं ये बोलूँगा कि तुम पूरा बायोलॉजी या पूरा एक सब्जेक्ट OMR भरने के लिए मत छोड़ो, क्योंकि ऐसे समय में गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। मेरे खुद के साथ हुए हैं कि मेरे भी फाइनल पेपर में 2 जो बबल है वो गलत हो गए थे, वो बहुत अखर गई थी मुझे। तो गाइस ये एक OMR फिल करने का तरीका होता है। तो देखो, इसमें मुझे इतना ही बताना था कि आप किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए आपने, और एनालिसिस करने के बाद उसका पूरा फ़ायदा किस तरह से आप उठा सकते हो, ये मेरा इस वीडियो में बताने का उद्देश्य था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये सब तो छोड़ो, पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं हर कमेंट का आंसर देता हूँ, देने की पूरी कोशिश करता हूँ,
ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।